हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो मैंने बताया था कि जो H2O2 का डिकम्पोजिशन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल होता है ना। तो अगर ये H2O2 का डिकम्पोजिशन अगर ये फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल होगा तो H2O2 का डिकम्पोजिशन भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करेगा, है ना। मैंने बताया था कि जो H2O2 का डिकम्पोजिशन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल होता है। तो अगर H2O2 का डिकम्पोजिशन अगर फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल होगा तो वो काइनेटिक इक्वेशन भी फर्स्ट ऑर्डर के काइनेटिक इक्वेशन को फॉलो करेगा, है ना। देखिए, तो आज हम लोग एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये IIT JEE मेन में पूछा हुआ है ना, और बहुत हाल का क्वेश्चन है, 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा क्वेश्चन को अगर पढ़ा जाए तो क्वेश्चन कहता है कि डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। बोलता है ये जो H2O2 का डिकम्पोजिशन है वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, ठीक है। चलिए, कोई वहां पढ़े भी हैं कि जो H2O2 का डिकम्पोजिशन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है ना। आगे लिखते हैं, क्या कहता है, इन 50 मिनट मतलब 50 मिनट में द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 डिक्रीजेज फ्रॉम 0.5 टू 0.125 है ना। बोलता है 50 मिनट में इसके जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.5 से 0.125 हो जा रहा है। कितने मिनट में बच्चों? 50 मिनट में। तो हम यहां पे नोट करते हैं कि टाइम 50 में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.5 से रिमेनिंग कितना हो जा रहा है बच्चों? तो 0.125 m हो जा रहा है ना। बोलता है इन वन सच डिकम्पोजिशन, बोलता है when the concentration of H2O2 reaches 0.05 m the rate of formation of O2 will be। थोड़ा गौर करो, बोलता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 का तब बताना है जब H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन 0.05 हो जाए। देखो, मैंने क्या बताया कि कॉन्सेंट्रेशन बदलने से रेट ऑफ रिएक्शन बदलेगा, कॉन्सेंट्रेशन बदलने से रेट ऑफ रिएक्शन बदलेगा, और रेट ऑफ रिएक्शन बदलेगा तो रेट ऑफ फॉर्मेशन भी बदलेगा। मतलब कॉन्सेंट क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 एट ए सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन एट 0.05 m है। मतलब 0.05 m जो है एक कोई खास कॉन्सेंट्रेशन है। 0.05 m जो है एक कोई खास कॉन्सेंट्रेशन है, और उस कॉन्सेंट्रेशन पे आपसे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 पूछ रहा है ना। तो अगर O2 का फॉर्मेशन पूछ रहा है तो पहले मुझे इस कॉन्सेंट्रेशन पे मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होगा। बोलो बच्चों, तो क्या इस कॉन्सेंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालने आता है? तो ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। हम लोग पढ़े H2O2 डिकम्पोज होगा H2O प्लस O2 में। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या पढ़े हो? R बराबर K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2। तो R बराबर K और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 0.05 है ना। मतलब इफ यू वांट रेट ऑफ रिएक्शन एट 0.05 n देन यू फर्स्ट नो व्हाट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। तो आपको पहले क्या चाहिए? इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए, अगर आपको इस H2O2 के डिकम्पोजिशन का अगर रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए 0.05 m पे, तो पहले आपको क्या चाहिए? तो रेट कांस्टेंट चाहिए। तो मेरे दिमाग में पहले तो कुछ सोचने आना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 एट 0.05 m कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2। तो पहला स्टेप कि अगर आपको 0.05 m H2O2 के कॉन्सेंट्रेशन पे अगर O2 का फॉर्मेशन चाहिए तो पहले मुझे क्या करना होता है? रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होता है। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होता है। तो दूसरा बात कि हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? तो दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमसे क्वेश्चन आता है कि अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए तो पहले आपको रेट कांस्टेंट चाहिए। तो क्या आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट निकालने आता है? तो बिल्कुल निकालने आता है। तो K बराबर क्या पढ़े हो? तो 2.303/T log A अपॉन A माइनस एक्स। तो K बराबर 2.303/T log A अपॉन A माइनस एक्स। तो A इज द 0.5, A माइनस एक्स इज द 0.125 है ना। तो ये 4 टाइम से कट जाएगा। तो टाइम कितना है भैया? 50 मिनट। तो 2.303/50 log 4 का वैल्यू 0.602
तो 2.303 बाई 50 इंटू 0.602 है ना। तो दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन 2.303 अपॉन इंटू 0.05. दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.05 m. ठीक है, तो अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन पता है, लेकिन हमको रेट ऑफ रिएक्शन तो सबका इक्वल होगा, वो चाहे H2O2 का हो, चाहे H2O का हो, या तो O2 का हो. तो हम बोले थे कि जिसका मुझे रेट ऑफ फॉर्मेशन चाहिए, अगर मुझे O2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन चाहिए तो हम पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेंगे O2 का. अगर मुझे O2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन चाहिए तो पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेंगे O2 का. तो क्या मुझे रेट ऑफ रिएक्शन पता आ गया? तो अगर हम O2 का रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस DO2 अपॉन 1/2 dt. तो 2 पर चला जाएगा 2DO2 अपॉन dt. तो यहां से क्या हो गया, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन. मुझे चाहिए क्या, तो चाहिए मुझे रेट ऑफ फॉर्मेशन. तो 2.303 इंटू 0.602 इंटू 0.05 अपॉन 50 इधर आ गया, ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, है ना. तो अगर आप रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखोगे तो 2 नीचे आ जाएगा, है ना. मैं यहां पे साइड में लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन आप लोग लिख लो. हल्का सा क्वेश्चन को मिटाकर ऊपर लिख ले रहा हूं, है ना. तो यहां से आपका निकला 2DO2 अपॉन dt इक्वल टू 2.303 इंटू 0.602 इंटू 0.05 अपॉन 50. देखो एक्चुअली में रेट ऑफ रिएक्शन है ये, चाहे O2 का रेट ऑफ रिएक्शन लो, चाहे H2O का रेट ऑफ रिएक्शन लो, चाहे H2O2 का रेट ऑफ रिएक्शन लो, रेट ऑफ रिएक्शन तो इक्वल होगा. लेकिन मुझे चाहिए क्या, तो मुझे चाहिए रेट ऑफ फॉर्मेशन. तो रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, तो DO2 अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 इंटू 0.602 इंटू 0.05 50 इंटू 2. दिस इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन. लिखो बालक इसको. देखो तो बच्चों, अभी तक हम लोग जितना और भी पढ़ना है देखो कभी कभी क्या करेगा ना, अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं थोड़ा उसको हम एक जगह करते हैं. तो हम शुरुआत क्या करे थे, k बराबर 2.303 बाई टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, है ना. जहां a क्या है, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, और a माइनस एक्स क्या है, ये रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, या इसको हम लोग कहते थे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, है ना. इसको हम लोग या तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कहते थे, या तो हम लोग इसको रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कहते थे. देखो कहीं कहीं पे ना हम लोग बोले थे कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है, तो कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है, तो कहीं कहीं पे आप देखेंगे ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा C0 अपॉन CT. तो ये C0 क्या है, तो C0 इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0, और CT इज द क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, है ना. देखो अब हम इसको थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में लिख रहे हैं, है ना. तो ये क्या है, तो हम इसको हम बोले थे a अपॉन a माइनस एक्स को कहीं कहीं पे आप देखोगे C0 अपॉन CT भी लिखा रहेगा, ठीक है. तो C0 क्या है, तो C0 जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0 है, और CT क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t है ना. मतलब C0 जो है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम 0 पे है, और CT जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t है, ठीक है. तो कहीं पे अगर ऐसा लिखा रहे तो भी, अब देखो बताया थे कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ अगर ये मोल का भी रेशियो है, तो 2.303 बाई टी, तो हम इसको मोल का भी रेशियो लिख सकते हैं, N0 अपॉन NT बोलते हैं, है ना. तो वेयर N0 इज द,
तो मोल ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0, और एंटी क्या है? तो मोल ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, है ना। प्रेशर के टर्म में क्या पढ़े बच्चों? तो K बराबर 2.303/T log P0 अपॉन PT, है ना, जहां P0 क्या है? प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0, और PT क्या है? प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, है ना। तो देखो अभी हम लोग ढेर सारा वेरिएशन देखेंगे। अभी हम लोग क्या देखें कि फर्स्ट ऑर्डर का हम रेट कांस्टेंट कब कब निकाल सकते हैं? जब कॉन्सेंट्रेशन बदले, कॉन्सेंट्रेशन के साथ मोल बदले, प्रेशर बदले। मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन अगर टाइम के साथ अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है तो ये अपॉन A-x, अगर मोल चेंज हो रहा है, बताए थे कॉन्सेंट्रेशन का भी रेशियो है, ये मोल का भी रेशियो है, तो यहां पे हम लोग प्रेशर भी लिख सकते हैं, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0 और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t लिख सकते हैं, है ना। अब देखिएगा, एक तो हमारा बेसिक चीज, अभी और मुझे पढ़ना है, अभी ढेर सारा वेरिएशन हमको देखना है। तो कहीं कहीं पे आप देखिएगा ना, इसका थोड़ा ये सब इक्वेशन का इधर उधर किया हुआ आपको मिलेगा, है ना। तो ये जो इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं कि कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है, ये मोल का रेशियो है, ये प्रेशर का रेशियो है, और हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। तो हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं। इसको अगर हम इसको लिख लो आप लोग, तो देखो हम बारी बारी से हम एक एक इक्वेशन को हम लेते हैं, है ना। तो हम लोग देखो, हम लोग जो पढ़े हैं A/A-x, तो कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि K बराबर 2, अगर देखो तो हम इसको अगर हम ऐसे लिखें, K बराबर 2.303/T log C0 अपॉन CT, है ना। तो K बराबर 2.303/T log, तो हम K बराबर 2.303 log को हम क्या लिख सकते हैं? ln/T इंटू C0 अपॉन CT लिख सकते हो क्या? 2.303 log को हम लोग ln कहते हैं, तो यहां क्या लिख सकते हैं? KT बराबर ln C0 अपॉन CT, है ना। तो ln का मतलब क्या होता है? ln का मतलब होता है log बेस e, और log का मतलब होता है log बेस 10, है ना। तो अगर ये ln है तो ln का मतलब क्या है? इस तरह से log बेस e C0 अपॉन CT, है ना। तो अगर आप यहां से log को हटाओगे, ये मैथमेटिक्स का फार्मूला है कि अगर आप log को हटाओगे तो यहां का जो बेस है, ये जो log का बेस है, तो यहां पे log का बेस क्या है? e है, तो इधर आकर KT का ये बेस हो जाएगा। समझो फिर से, मैथमेटिकल फार्मूला है। यहां देखो ln है, ln मतलब log का बेस e है, तो log का बेस e है। तो अगर आप log को हटाना चाहते हो, तो ये जो बेस है, ये जो e बेस है, इधर ले आओ, और यहां क्या कर लो? e के पावर KT कर लो। तुम कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। से मान लेते हैं कहीं log 5 बराबर a है, तो अगर इस तुम log को हटाना चाहते हो, या फिर मान लेते हैं कहीं log a बराबर 5 है, तो अगर कहीं तुम इस log को हटाना चाहते हो तो यहां पे बेस कितना है? 10 है। अगर कहीं पे ऐसा है log a बराबर 5 है, और अगर कहीं पे log को तुम हटाना चाहते हो, तो हम a बराबर क्या लिखेंगे? ये जो 10 है इधर आकर पावर हो जाएगा, बेस हो जाएगा, मतलब 10 के पावर 5 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मान लेते हैं कहीं log बेस 10 a बराबर 2 है, तो अगर a का वैल्यू लिखना चाहते हो, मतलब अगर इस log को अगर आप हटाना चाहते हो, तो अगर आप इस log को हटाना चाहते हो तो यहां पे वैल्यू कितना है भैया? बेस जो है, तो ये 10 का बेस है, तो यहां 10 के पावर 2 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कहीं log बेस 10 a बराबर 7 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा? यहां पे बेस कितना है? तो 10 है, तो यहां पे 10 की पावर 7 हो जाएगा। उसी प्रकार यहां पे log किसका है? तो e का बेस है। किसका बेस है? e का बेस है। log ln का मतलब log बेस e, ln का मतलब log बेस e। और अगर आपको log हटाना है, तो क्या करोगे? यहां से जो बेस है इसको इधर ले आओगे और e के पावर एक KT हो जाएगा। हैव यू एनी प्रॉब्लम? C0 अपॉन CT। बोलो अब देख तो भाई, तो ये CT बराबर क्या हो गया यार? अच्छा देखो, तो मैं चाहूं तो दोनों साइड पलट सकता हूं, तो दिस इज 1/e के पावर KT बराबर CT अपॉन C0, है ना। तो आप CT बराबर क्या लिख सकते हो? तो C0 e के पावर KT, है ना। तो ये भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक इक्वेशन है। तो काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, है ना। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा लो सर तो मुझे बताया ही नहीं, है ना। तो मुझे बताना था, मैं आराम से बताता हूं, कोई घिचपिच नहीं, है ना। तो ये भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक इक्वेशन है। तो कहीं अगर ऐसा लिखा रहे
कि Ct बराबर C नॉट e के पावर kT, तो इट इज ऑल्सो ए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक इक्वेशन। लिखिए इसको। लिख ली बच्चों। अब देखो तो मैंने बताया कि जिस प्रकार ये कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है उसी प्रकार से हम मोल का भी रेशियो ले सकते हैं। तो क्या पढ़े 2.303/T log N naught upon NT, where N naught is the, तो N naught is the mole of reactant at time 0 और NT is the mole of reactant at टाइम t, है ना। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं रिमेनिंग मोल ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, है ना बच्चों। अब देखो तो यार, तो k बराबर क्या होगा 2.303/T log N naught upon NT, where N naught is the number of mole of reactant at time 0, NT is the number of mole of reactant at time t, है ना। तो हम इस 2.303 इंटू लॉग को हम लोग क्या लिख सकते हैं ln, बोलो। तो 1/t ln N naught upon NT लिख सकते हो क्या? 1/t ln N naught upon NT लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? हम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसको अगर हम इधर कर दें तो KT बराबर क्या हो जाएगा ln N naught upon NT, बोलो। तो ln का मतलब क्या है? तो ln का मतलब है log बेस e, ln का मतलब log बेस e। और अगर तुम लॉग को हटाओगे तो ln का मतलब हुआ log बेस e N naught upon NT। तो अगर तुम लॉग को हटाओगे तो ये जो बेस है, तो ये बेस कितना है? e है, तो इधर आ जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल का पावर हो जाएगा kT, है ना बच्चों। यहां से लॉग हट गया तो क्या हो गया N naught upon NT, N naught upon NT। चलो, है ना। अब देखो हम थोड़ा काइनेटिक इक्वेशन का डिफरेंट फॉर्म देख रहे हैं, तो हम चाहें तो इसको रिवर्स कर सकते हैं, बोलो। तो आप इसे भी रिवर्स कर सकते हो, तो आप इसे क्या लिख सकते हो? तो e के पावर माइनस kT बराबर NT बाई N naught। तो NT बराबर क्या लिख सकते हो बच्चों? N naught e के पावर माइनस kT, है ना। NT बराबर N naught e का पावर माइनस kT। NT बराबर, जहां पे ये NT क्या है? तो NT है नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, और N naught क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0। K क्या है? तो K इज द रेट कांस्टेंट और T इज द टाइम। देखिए तो यहां से आया NT बराबर N naught e के पावर माइनस kT, है ना। NT बराबर N naught e के पावर माइनस kT, है ना। तो अगर ए भी कहीं पे लिखा रहे तो क्या समझना है आपको कि दिस इज ऑल्सो काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। ये भी हमारा क्या है? फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक इक्वेशन। देखो कभी कभी ना आपसे फर्स्ट ऑर्डर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ सकता है, अल्फा ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या पूछ देगा? अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत साल IIT जेईई में पूछा गया है ना। आप देखो, आप इसे रटोगे ना तो आपको मजा नहीं आएगा, है ना। समझने की चीज है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? अल्फा, है ना, अल्फा। तो देखो ऐसा नहीं कोई नया चैप्टर आ गया तो कोई नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा, है ना। कॉन्सेप्ट सारे वही रहने हैं, फार्मूला सारे वही रहने, डेफिनेशन सारे वही रहने, उसका एप्लीकेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या पूछा जा रहा है? अल्फा। थोड़ा याद करो तो यार, मैंने आपको अल्फा के बारे में बताया था, है ना।
तो मैंने अल्फा के बारे में क्या बताया था? तो मैंने अल्फा के बारे में बताया था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में बताया था कि एक मोल में जितना मोल खर्च होगा, एक मोल में जितना मोल खर्च होगा उसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। आज भी हमारा वही कॉन्सेप्ट रहना है, कुछ नहीं बदलेगा। ऐसा नहीं कि चैप्टर में आ गया तो कुछ और हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं डिफिनीशन याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट यहीं से होता है, फार्मूला रट लिए भूल गए। हमने बताया था अल्फा का मतलब कि एक मोल में जितना मोल खर्च होता है उसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। देखिए, इसी एक छोटा सा डिफिनीशन से हम यहां पे कॉन्सेप्ट को लाने वाले हैं। क्या बताया बच्चों? कि एक मोल में जितना मोल खर्च होता है उसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। अब देखो तो मेरे यार, अगर मैं बात करूं कि अल्फा, तो अल्फा का मतलब क्या हुआ कि एक मोल में जितने मोल खर्च होंगे उसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। जैसे बताए थे कि मान लेते हैं तुम घर से 100 रुपया लेकर गए, है ना, टेकन मोल इज 100, मार्केट में गए तो आप 50 खर्च कर दिए, यूज्ड मोल इज 50। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि आपका अल्फा कितना, तो आपने घर से कितना लेकर गया था? 100, मार्केट में आपने कितना खर्च करा? 50, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो 100 में 50, तो इसलिए एक में 1/2, तो 100 में 50, तो इसलिए एक में 1/50/100, और दिस इज द अल्फा, दिस इज द अल्फा। एक में जो खर्च होता है उसी को हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। बोलो, से मान लेते हैं कल आपका मन करा कि आपने घर से 200 लेकर गया, है ना, और मार्केट में आपने 25 खर्च करा। अगर आपसे कोई पूछा जाता कि बताओ भैया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं किसको? जो एक में खर्च होता है उसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। तो आपने कितना लेकर गया था? तो 200। आपने खर्च कितना करा? 50। तो आपने 200 लेकर गया था, 50 खर्च करा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो 200 में 50, इसलिए 1 में 50/200, दिस इज द 1/4, दिस इज द अल्फा। अब देख तो मेरे भाई, तो अल्फा का मतलब क्या हुआ? तो अल्फा का मतलब हुआ कि दिस इज योर यूज्ड मोल, दिस इज योर टेकन मोल। मतलब अल्फा इट इज द रेशियो ऑफ यूज्ड मोल अपॉन टेकन मोल। ये अल्फा क्या है? तो ये अल्फा एक प्रकार का रेशियो है। किसका रेशियो है? यूज्ड मोल अपॉन टेकन मोल का। तो हम लोग वहां भी पढ़े थे, तो यहां भी हम लिख सकते हैं फार्मूला। तो अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं? यूज्ड मोल अपॉन टेकन मोल, है ना। अब सोचो तो यार, ये यूज्ड का मतलब क्या होता है? से मान लेते हैं कि आप घर से 200 लेकर गए, ठीक है, और 1 घंटा बाद अपने पार्टनर को फोन करते हो या किसी को फोन करते हो, कितना लेकर गए थे? 200 रुपये आप लेकर गए थे, ठीक है। 1 घंटे बाद आप किसी को कॉल करते हो, बोलते हो भैया मेरे पास 125 बचा हुआ है। आप लेकर गए थे 200, आपके पास बचा कितना है? 125, तो आपका खर्च कितना हुआ? 75। मतलब यूज्ड का मतलब क्या होता है? इनिशियल माइनस रिमेनिंग, यही होता है ना। अगर आप 200 लेकर गए, 125 बचा हुआ है, तो खर्च कितना हुआ? 75। मतलब यूज्ड का मतलब होता है इनिशियल माइनस रिमेनिंग अपॉन एन नॉट। मतलब अल्फा का मतलब होता है, एन नॉट का मतलब क्या हुआ? इनिशियल मोल। मतलब इनिशियल मोल, मतलब जो हम लोग घर कर से लेकर गए थे, या फिर नंबर ऑफ मोल एट टाइम 0। एनटी का मतलब रिमेनिंग मोल, रिमेनिंग मोल, या फिर मोल ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, मोल ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। देखिए हम कैसे छोटी छोटी चीजों से कॉन्सेप्ट को डेवलप हम करते हैं। मतलब अल्फा इज द रेशियो ऑफ यूज्ड मोल अपॉन टेकन मोल। यूज्ड का मतलब क्या हुआ? इनिशियल माइनस रिमेनिंग अपॉन इनिशियल। मतलब यूज्ड जो है इनिशियल माइनस रिमेनिंग अपॉन इनिशियल, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? यूज्ड मोल। लिखो तो इसको, हम लोग फिर बात करते हैं। अब देखो तो यार, आपको अल्फा मिल गया, और अल्फा क्या मिला? तो एन नॉट माइनस एन टी अपॉन एन नॉट। मतलब अल्फा इज द
रेशियो ऑफ एन नॉट माइनस एन टी अपॉन एन नॉट, मतलब यूज्ड मोल अपॉन टेकन मोल। इनिशियल मोल का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0, है ना। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0, ठीक है। तो अल्फा क्या हो गया, एन नॉट माइनस एन टी अपॉन एन नॉट, है ना। अब देखो, अब मुझे लाना है इसका काइनेटिक, इसका मुझे अल्फा लाना है, ठीक है। तो देखो, तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे, एन टी, तो एन टी बराबर क्या पढ़े थे, एन नॉट ई के पावर माइनस के टी, है ना। अब देखो अल्फा का मतलब क्या है, एन नॉट माइनस एन टी अपॉन एन नॉट, इधर लिख लेते हैं। अल्फा बराबर क्या पढ़े हो, एन नॉट माइनस एन टी अपॉन एन नॉट, मुझे ही लाना है, मतलब एन नॉट को मुझे नीचे रखना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एन टी वटा एन नॉट बराबर ई के पावर माइनस के टी लिख सकते हैं। अब देखो, थोड़ा इतना तो हम लिख दिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है यार। यहाँ एन नॉट माइनस एन टी चाहिए, तो एन नॉट माइनस एन टी कब होगा, जब नीचे वाला ऊपर चला जाए और ये माइनस साइन के साथ जाए, तो हम वन माइनस दोनों साइड घटा सकते हैं। तो वन माइनस एन टी माइनस एन नॉट बराबर वन माइनस ई के पावर माइनस के टी। तो एन नॉट माइनस एन टी बराबर वन माइनस ई के पावर के टी, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एन नॉट माइनस एन टी बाई एन नॉट को क्या कहते हैं, तो अल्फा। तो अल्फा बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत सारे टीचर क्या होता है ना, इसको रटवा देते हैं, है ना। लेकिन इसको रटना बिल्कुल भी नहीं है, आपको बातों को समझना है, ठीक है। और आईआईटी जेईई में बहुत साल इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। लिख ली बच्चों। देखो तो यार, एक आईआईटी जेईई में क्वेश्चन पूछा है, क्या कहता है, मोर देन वन चॉइस है, आईआईटी 1998 में पूछा है। कहता है कि फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑप्शन ए, the degree of dissociation, the degree of dissociation, the degree of dissociation is equal to 1 माइनस ई के पावर माइनस के टी, है ना। बी क्या कहता है, a plot of reciprocal, a plot of reciprocal, a plot of reciprocal concentration of the reactant, concentration of the reactant versus time gives a straight line, gives a straight line, है ना। सी क्या कहता है, the time taken, the time taken for the completion of, time taken for the completion of 75% reaction, 75% reaction is thrice the half life of the reaction, है ना। और डी क्या कहता है, the pre-exponential factor, the pre-exponential factor, the pre-exponential factor in the
Arrhenius equation, in the Arrhenius equation has the dimension of टाइम इनवर्स, है ना बच्चों। देखो AIT जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोर देन वन चॉइस, है ना। हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं मौखिक। चलिए शुरू करते हैं। बोलता है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू, बताओ अभी बताएं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अल्फा क्या होता है, तो 1 माइनस ई के पावर माइनस के टी होता है। बोलो अल्फा बराबर क्या होता है, 1 माइनस ई के पावर माइनस के टी होता है, सही है। बी क्या बोलता है, ए प्लॉट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ए प्लॉट ऑफ रेसिप्रोकल मतलब कॉन्सेंट्रेशन के रेसिप्रोकल और टाइम के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। देखते हैं थोड़ा, हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक इक्वेशन पढ़े क्या है, तो फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक इक्वेशन पढ़े k बराबर 2.303 बाई टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, है ना। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के टी बाई 2.303 बराबर लॉग a माइनस एक्स, है ना। कौन कौन वेरिएबल है, तो t, तो x, तो x, तो a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स, तो पूरा लॉग a माइनस एक्स, समझो। t बदलेगा तो x बदलेगा, x बदलेगा तो a माइनस एक्स बदलेगा, और a माइनस एक्स बदलेगा तो लॉग बदलेगा। मतलब t और a लॉग a माइनस एक्स वेरिएबल है ना। तो अगर आप देखोगे इसका ग्राफ, तो इधर ले आते हो तो log a माइनस एक्स इधर आ जाएगा, तो माइनस के बाई 2.303 टी प्लस लॉग ए, है ना। तो log a माइन किसको फॉलो कर रहा है, तो y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी को, है ना। तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि log a माइनस एक्स और log a माइनस एक्स और टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। इंटरसेप्ट कितना होगा, log a, और स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के अपॉन 2.303, है ना। मतलब log a माइनस एक्स और टाइम के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रेसिप्रोकल का, मतलब ये गलत है। मतलब अगर हम काइनेटिक इक्वेशन देखेंगे तो ग्राफ के लिए क्या करते हैं, तो ग्राफ के लिए करते हैं कि जो जो वेरिएबल होता है उसको, उसके वेरिएबल को हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर के काइनेटिक इक्वेशन में वेरिएबल कौन कौन, t और x, मतलब t बदलेगा तो x बदलेगा, और x बदलेगा तो a माइनस एक्स बदलेगा। t बदलेगा तो x बदलेगा, और x बदलेगा तो a माइनस एक्स बदलेगा। मतलब वेरिएबल कौन कौन, t, t कहां गया t, t और x, x बदला, a माइनस एक्स बदला, और a माइनस एक्स बदला तो log बदला। तो एक वेरिएबल को हम एक साइड कर लेते हैं, तो log a माइनस एक्स को मैंने एक साइड कर लिया, इसको इधर कर दिया, तो t वेरिएबल log a माइनस एक्स वेरिएबल y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी को फॉलो किया। मतलब ए प्लॉट ऑफ रेसिप्रोकल, तो ये गलत है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच का रेसिप्रोकल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होता है ना। चलो तीसरा क्या कहता है, बोलता है द टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ 75% रिएक्शन इज थ्राइस द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। बोलता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है, 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो 3 हाफ लाइफ की इक्वल होता है। देखो तो भाई क्या वो सही है या गलत है, तो नहीं गलत है। 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो 2 हाफ लाइफ लगता है, बताए थे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो 2 हाफ लाइफ लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इन द आर्हेनियस इक्वेशन हैज डायमेंशन ऑफ टाइम इनवर्स। टाइम है एक्चुअली में, है ना। अब देखो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए, मैं बताया था कि यहां पे जो आर्हेनियस कांस्टेंट का यूनिट होता है वो रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है ना। क्यों बताया था, यहां देख लेते हैं हम लोग डी ऑप्शन को। तो बताए थे k बराबर होता है a इंटू ई के पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये एक्सपोनेंशियल यूनिट लेस। तो अगर ये यूनिट लेस है तो रेट कांस्टेंट का यूनिट आर्हेनियस कांस्टेंट का यूनिट, और फर्स्ट ऑर्डर में रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, टाइम इनवर्स। और अगर फर्स्ट ऑर्डर में रेट कांस्टेंट का यूनिट अगर टाइम इनवर्स है तो आर्हेनियस कांस्टेंट का यूनिट भी टाइम इनवर्स होगा। सही है, मतलब ए और डी सही है, दो ऑप्शन।
देखो बच्चों, ये भी जेई एडवांस 2011 में पूछा है ना, ये भी मोर देन वन चॉइस है। तो मोर देन वन चॉइस क्या कहता है, बोलता है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखा है ये 2N2O5 है ना, 4NO2 प्लस O2। क्वेश्चन क्या है, ए द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, the concentration of the reactant decreases exponentially with time, है ना। चलिए देखिए, मोर देन वन चॉइस क्वेश्चन बनाने से क्या होता है ना, ढेर सारा कॉन्सेप्ट यूज होता है। सेकेंड क्या कहता है, द हाफ लाइफ of the reaction, the half life of the reaction decreases with increasing temperature, decreases with increasing temperature। सी क्या बोलता है, the half life of reaction, the half life of reaction depends on the initial concentration of the reactant, है ना। और डी क्या बोलता है, द रिएक्शन proceed to 99.6% completion in 8 half life duration, है ना, 8 half life duration, है ना। चलो देखो तो बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं, है ना। क्या बोल रहा है कि फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिस, देखो बोलता है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इस मैं बताया था इस कॉफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है, एक रहे, दो रहे, तीन रहे, चार रहे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर ये N2O5 का डिकम्पोजिशन अगर ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होगा। ऐसा नहीं कि कॉफिशिएंट देकर हम इमोशनल हो गए, चल भैया यहाँ तो 2 है तो हम 2 सेकंड ऑर्डर लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। मुझे याद रखना है, मैं बताया भी हूं, और यहाँ तो क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो क्वेश्चन सोचना ही नहीं है, ये 2 3 लेकर कंफ्यूजन होना ही नहीं, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ए ऑप्शन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विथ टाइम। मतलब रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। क्या सही है या गलत है? रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। तो देख लेते हैं। तो क्या पढ़े हैं, ए ऑप्शन, ऐसे Ct बराबर C0 e के पावर माइनस KT, बोलो। तो Ct बराबर क्या हो जाएगा, C0 e के पावर KT, बोलो। एक्सपोनेंशियल एक पॉजिटिव नंबर है, तो जब टाइम बढ़ाओगे तो वैल्यू बढ़ेगा, और ये वैल्यू बढ़ेगा तो ये पूरा का पूरा वैल्यू बढ़ेगा, और ये पूरा का पूरा जब देखो ये कांस्टेंट वाला टर्म है ना, और e के पावर KT है, जब टाइम बढ़ाओगे के भी कांस्टेंट है मान लेते हैं, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये पूरा का पूरा बढ़ेगा, और ये पूरा का पूरा बढ़ेगा तो e के पावर KT का वैल्यू बढ़ेगा, और e के पावर KT का वैल्यू जब बढ़ेगा तो Ct का वैल्यू घटेगा। मतलब ये सही है। मतलब जब आप टाइम बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा ना जी। ऐसे मान लेते हैं कि पहले e के पावर 2 × 1 था, तो e स्क्वायर था, टाइम जब 1 मिनट लिए। अब मान लेते हैं कि टाइम जब 2 मिनट लिए, k का वैल्यू 2 मान लेते हैं, तो 2 × 2 करोगे तो यहाँ e के पावर 4 हो जाएगा, वैल्यू बढ़ गया तो Ct घट जाएगा। चलो बी क्या कहता है, द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्या सही या गलत है? तो हाफ लाइफ बराबर 0.693 बटा के, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, हाफ लाइफ घटेगा, बिल्कुल सही है। थर्ड,
द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो हाफ लाइफ बराबर 0.693 बटा के, इसमें कहीं पे कोई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है? तो अगर इसमें कोई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं है तो काहे का हाफ लाइफ डिपेंड करेगा भाई? मतलब हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से डिपेंड नहीं करता है। डी क्या बोलता है? द रिएक्शन प्रोसीड 99.6% कंप्लीशन इन 8 हाफ लाइफ ड्यूरेशन। बोलता है इस रिएक्शन को 99.6% रिएक्शन को कंप्लीट होने में 8 हाफ लाइफ लगता है ना? क्या बोल रहा है? इस रिएक्शन का 99.6% कंप्लीट होने में 8 हाफ लाइफ लग रहा है ना? कितना परसेंट कंप्लीट होने में बच्चों? तो 99.6% कंप्लीट होने। तो दो तरीका है। तो पहला तो क्या करो कि यहां से 99.6% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, है ना? और उस टाइम को हाफ लाइफ का 8 टाइम कर दो। अगर दोनों इक्वल है तो सही है, इसको लिखो। या फिर जो मैं बताया था कि मान लेते हैं पहला हाफ लाइफ में 100 से 50 फर्स्ट हाफ लाइफ, उतना ही हाफ लाइफ में 50 से 25 मतलब सेकेंड हाफ लाइफ में 75 हो गया। थर्ड हाफ लाइफ में 12.5 मतलब 87.5 बताए थे। फोर्थ हाफ लाइफ में 6.25 तो 87.5 और 6.25 कितना हो गया? 93.75 है ना? फिफ्थ हाफ लाइफ में तो 3.25 तो 93 और कितना हो गया? ये 96 हो गया है ना? और सिक्स हाफ लाइफ में 96 हो गया ना, 94 और 397 हो गया है ना? और इसका आधा तो 97 का आधा इसका आधा कितना हो जाएगा? 3.125 का 1.75 है ना? तो ऐसे आप देख सकते हो। नहीं तो आपके पास और भी तरीके हैं, है ना? और तरीके क्या हैं? तो क्या बोल रहा है कि 99.6% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो 8 हाफ लाइफ का लगेगा, है ना? तो हम लोग 99.6% रिएक्शन का कंप्लीट होने का टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? तो 2.303 बाई के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो 2.303 बाई के लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 99.6 है ना? तो क्या हो जाएगा? T 99.6% तो 2.303 बाई के लॉग 100 अपॉन 0.4 है ना? तो 100 माइनस 99.6 तो 100 माइनस 99.6 कितना हो जाएगा? 0.4 है ना? तो ये चला गया तो 0 4 25 चौक 100 250 है ना? तो लॉग 250 का वैल्यू हम लोग कैसे देखेंगे भाई? तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग 5 का स्क्वायर इंटू 10 है ना? तो 2.303 बाई के लॉग 5 स्क्वायर प्लस लॉग 10 है ना? तो इसको ऐसे कर लो। तो 2.303 बटा के तो 2 इंटू लॉग 5 मतलब 2 इंटू 0.699 प्लस 1 है ना? तो यहां से क्या निकल आया? तो T 99.6 बराबर हो गया 2.303 बटा के और 8 8 14 12 13 प्लस 1 2.303 बाई के इंटू 2.388 है ना? तो इसको जब आप लिखोगे और 8 हाफ लाइफ क्या हो जाएगा? 8 इंटू 0.693 बटा के है ना? अब दोनों की इक्वल कर लो। अगर ये दोनों इक्वल आ रहा है तो इक्वल सही है, नहीं आ रहा है तो गलत है। क्या बोल रहा है कि 99.6% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो 8 हाफ लाइफ लगेगा, है ना? क्या बोल रहा है? 99.6% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो 8 हाफ लाइफ लगेगा। तो हम पहले क्या करेंगे? तो 99.6% रिएक्शन को कंप्लीट होने में टाइम निकाल लेंगे। तो 99.6% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है वो कितना होना चाहिए? इसी को सेटिस्फाइड करना है। तो 99.6% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा, तो मान लीजिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 है ना? रिमेनिंग बता दिए, है ना?
तो हम पहले क्या करेंगे, 99.6% रिएक्शन को कंप्लीट होने का टाइम निकाल लिए, फिर 8 हाफ लाइफ का निकाल लिए, अगर इक्वल है तो सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका वही है ना, कि आप देख लो कि 8 हाफ लाइफ क्या वो 99.6% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है ना। आप इसको लिख लो। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फिनिश कर लेंगे, है ना, और उसके बाद फिर हम लोग आगे और भी ऑर्डर पढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद।